हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पढ़ तो सभी ने बहुत लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको तो बच्चे ठीक कर देते हैं और ईजी क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। इसलिए जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम बहुत कम बचा है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। पहला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा बजट होता है। ठीक है। हमारे जो बजट हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। मेनली जो होते हैं, एक घाटे का बजट होता है, एक संतुलित बजट होता है और एक बचत का बजट होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा बचत का बजट होता है ना, ये एक सबसे अच्छा बजट माना जाता है कि हमारी जितनी भी आय है उसमें से हमने अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो भी शेष भाग हमने बचाया वो क्या कहलाता है, हमारा बचत कहलाता है। और यही बचत हमें भविष्य में आने वाली जो आकस्मिक घटनाएं हैं या कोई आवश्यकता आ जाए उसमें हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा कि जो बचत का बजट होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का। जो पारिवारिक बजट है उसको प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आत्मनियंत्रण। ठीक है। मितव्ययता मतलब कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। दूरदर्शिता, आने वाली घटनाओं के बारे में, खर्चों के बारे में पहले से ही उसके बारे में जान लेना। या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, मितव्ययता और दूरदर्शिता। ये तीनों ही चीज क्या करती हैं, हमारे पारिवारिक बजट को प्रभावित करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। अब ये जो उपभोग का व्यय है, उपभोग का जो नियम है वो किसने दिया है, एंजल्स ने दिया है। उन्होंने क्या बताया है, जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका जो शिक्षा पर और जो भोजन पर जो प्रतिशत है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कोई निर्धन वर्ग है, उसकी अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय क्या रहता है। ऑप्शन दिया है, अधिक रहता है, समान रहता है, कम रहता है, प्रभावित नहीं होता। तो अगर हम निर्धन वर्ग से कंपैरिजन करें तो धनी वर्ग का जो भोजन पर प्रतिशत रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचत का सही विनियोग है। मतलब जो हमने बचत की है हम उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, उसका सही विनियोग क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना या बचत खाते में जमा करना। तो जो सही विनियोग होता है, सही इन्वेस्टमेंट होता है हमारी बचत का, वो होता है कि हम क्या करें, बचत पत्र खरीद लें। ठीक है। जैसे डाक खाने में, बैंक्स में बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय विकास पत्र हो गए, इस टाइप के आप विकास पत्र खरीद लीजिए। उससे क्या होगा, जो आपकी मनी है, मूल है, वो भी सेव हो जाएगा, प्लस उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा भविष्य के लिए। तो विनियोग का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बचत पत्र खरीद लें। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बैंक एक है। तो बैंक एक कैसी संस्था है, ये हमसे पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि बैंक कैसी संस्था है, बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति अपने पैसे का लेन देन करता है। ठीक है। अपना जो बचत वाला पैसा है वो जमा भी करता है, जरूरत के हिसाब से लेता भी है, बहुत सारी आरडी एफडी इस तरह के वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो बैंक हमारी कैसी संस्था है, एक व्यावसायिक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। ठीक है। बचत का जो प्रयोजन है, हम बचत क्यों करते हैं, क्यों की जाती है, क्यों बचत की योजना बनाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन दिया है, भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए। तो जो हम बचत की योजना बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, कि भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय से हमें
मुक्ति मिल सके, ठीक है, हमें जरूरत पड़ने पे हम उसके पैसे का उपयोग कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? ठीक है, जो हमारी आरडी होती है वो कितने वर्ष के लिए खोली जाती है डाक खाने में? तो आप याद रखेंगे इसकी जो संख्या होती है वो होती है 5। ठीक है, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता डाक खाने में खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? ठीक है, जब हम किसी को उपहार देते हैं, गिफ्ट चेक देते हैं, तो उसकी न्यूनतम राशि जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 11 रुपए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आकस्मिक संकट में, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा में, या फिर मनोरंजन में, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। ठीक है, तो जो भविष्य निधि योजना है और ये जो जीवन बीमा निगम है, इनका हम किस में उपयोग करते हैं? राष्ट्रीय विकास के कार्यों में इनका उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। जो हमारा व्यय है, हमारे जो व्यय होती है, आय से जो हम जितना व्यय निकालते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उनके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं? क्या परिवार के सदस्यों की संख्या है? सेकंड ऑप्शन है रहन सहन का स्तर है, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता है, या फिर उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो जब जो भी अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे व्यय के, तो इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या भी निर्भर करती है। ठीक है, उनका रहन सहन का स्तर, कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड कितना मेंटेन कर रखा है, गृहिणी की योग्यता और कुशलता, कि गृहिणी किस हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है, परिवार के लोगों की देखभाल कर रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है, किसका महत्व होता है? ऑप्शन दिया है दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, या वार्षिक सफाई। ठीक है, तो जो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व होता है वो होता है दैनिक सफाई का, क्योंकि अगर आप डेली अपने घर में रूटीन से सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, तो सारी जो मासिक सफाई है और ये हमारी वार्षिक सफाई है, ये सब किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारी दैनिक सफाई पर। तो मेनली जो हमें ध्यान रखना है वो अपने घर की दैनिक सफाई पर रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है, जो मादा मच्छर है वो एक बार में कितने अंडे देती है? ऑप्शन दिया है 10 से 50, ठीक है, 100 से 500, 50 से 100, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें हम इसका आंसर लगा देंगे सेकंड, लेकिन अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो 250 से 300 अंडे एक बार में मादा मच्छर देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको ऑप्शन में मिले 250 से 300 तो आप इसका आंसर ये लगाइएगा, और नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से आप अपना आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई का महत्व है। ठीक है, घर में जो हम सफाई करते हैं उसका क्या महत्व है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, या तीनों के लिए। ठीक है, तो जो घर की सफाई होती है वो मेनली क्यों होती है? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इसमें जो होता है तीनों का बहुत ही प्रमुख रोल होता है, कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घर की सफाई करना जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, और जीवन को आनंद में बनाने के लिए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम घर की सफाई करते हैं तो हमें किन बातों का विशेषली ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, ठीक है, सफाई के लिए उचित साधन होने चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जब हम घर की सफाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सफाई क्रम में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कर दी, ये वाला कॉर्नर छोड़ दिया, यहाँ कर दी, फिर कर दी, इसलिए एक क्रम में ही सफाई होनी चाहिए। ठीक है, गंदगी कम से कम करनी चाहिए, और सफाई के लिए उचित साधन भी होने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारे घर में फर्नीचर होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं या फिर अन्य मटेरियल के होते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वो पुराने होने लगते हैं, उनकी एज होने लगती है, तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों को भरने के लिए हम किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पुटिन अथवा मोम का, लकड़ी के बुरादे का, फेविकॉल का या लाख का। तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पुटिन अथवा मोम का यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, उत्तम गृह सज्जा मतलब जो हम अपने घर की सज्जा करते हैं उसके लिए क्या अनिवार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अत्यधिक मेहनत करना, सुंदरता, ठीक है, अभिरुचि या सौंदर्य बोध, या परिवार के सदस्यों की संख्या। तो हम गृह सज्जा की बात करें तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमारी अभिरुचि होनी चाहिए। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए और हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि हम किस तरह से कम साधनों का उपयोग करके, कम से कम व्यय करके अपने घर को अति उत्तम सजा सकें। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका थर्ड हो जाएगा, अभिरुचि एवं सौंदर्य बोध। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। ठीक है, जो पाश्चात्य शैली है, देसी शैली में क्या होता है, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, एक चटाई या दरी बिछा दी जाती है, उस पर नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। लेकिन पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में क्या होता है? ऑप्शन दिया है आसन व चौकियां, ये देसी शैली में होता है। ठीक है, मेज व कुर्सियां, दरी या पटरे। तो पाश्चात्य शैली की बात करें तो उस कमरे में क्या होगा? मेज और कुर्सियां होंगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो या नक्काशीदार हो। ठीक है, तो मेनली जो हम घर के फर्नीचर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो बात देखी जाती है कि वो उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो वो बहुत सुंदर हो लेकिन वो किसी चीज के हमारे मतलब का ना हो, हमारे उपयोग में ना आए। तो जब सबसे पहले हम अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो देखेंगे कि वो उपयोगी है कि नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जाता है। ठीक है, हमें ताजे फूल लिए, उन्हें हमने फूलदान में लगा दिया, अब हम चाहते हैं कि वो थोड़े टाइम तक ऐसे ही ताजा बने रहें, उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पानी में थोड़ी चीनी डालकर, सेकंड है पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, या फिर फूलदान को छाया में रखकर। ठीक है, तो फूलदान में हमें फूलों को थोड़ा ताजा रखना है, उसके लिए क्या करना है? हमें पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अनुरूपता जो होती है इसको निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेखा, आकार, बनावट या फिर तीनों। तो ये जो अनुरूपता होती है वो हमारी तीनों प्रकार से क्या होती है? उत्पन्न होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं? हमारे कला के तत्व भी होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं, और इसको याद करने का जो कोड होता है वो होता है रेयान रंग प्रथा। ठीक है, इसमें पहला होता है हमारा रेखा, आकार, नमूना, रंग, पोत, प्रकाश और रिक्त स्थान। तो ये क्या होते हैं? हमारे कला के तत्व होते हैं 7, जो हमसे पूछे भी जाते हैं या फिर सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? रेखा, आकार, बनावट, तीनों प्रकार से हम क्या करते हैं? अनुरूपता को उत्पन्न करते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर या उपरोक्त सभी। तो घर में देखें तो जो ज्यादातर गंदगी होती है या फिर जो संक्रमण फैलाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे चूहे, छिपकली भी होते हैं, कॉकरोच भी होते हैं, मक्खी, मच्छर भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिरका या नींबू का,
नमक व सोडे का, ठीक है, साबुन या पानी का, या चूने का। तो तुम तांबे की बात करें तो तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ हो जाएगा। और सिरका नींबू से क्या करते हैं? हम पीतल के बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, पीतल के बर्तन नींबू और सिरके से, और तांबे के बर्तन की बात करें तो हम चूने से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर की सजावट से तात्पर्य है। घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, घर में फूलदान, तस्वीरें, खिलौने आदि का होना चाहिए। घर में कीमती सजावटी सामान का होना चाहिए। कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कालीन तथा पर्दे आदि अधिकाधिक प्रयोग होने चाहिए। तो घर में सजावट की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? देखो, घर में कीमती सजावटी सामान लगाने से कोई फायदा नहीं है, उससे क्या होगा? हमारा बजट ही बिगड़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, कि जितनी जरूरत हो उतना ही सामान लगा हो और एक बैलेंस से लगा हो, उसमें प्रॉपर संतुलन हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनुपात, ठीक है, संतुलन, प्रभाव, या उपयुक्त सभी। तो सजावट के सिद्धांत की बात करें तो कितने होते हैं? ये उपयुक्त सभी होते हैं। और हम इनको कैसे याद रखते हैं? असबल से याद रखते हैं। ठीक है, असबल से याद रखते हैं। असबल का मतलब होता है अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, बल या फिर दबाव, और ला से लय। तो ये कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए इसके? सजावट के सिद्धांत की बात करें तो ये हमारे याद करने का जो कोड है वो तो है असबल। ठीक है, अ स असबल है। ये कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया अनुपात, संतुलन, ठीक है, अ से अनुरूपता, संतुलन, बल, और बल में बल के नाम से आ जाए, दबाव के नाम से आ जाए, और फिफ्थ कौन सा है? लय। तो सजावट के सिद्धांत के तत्व पूछे थे, तो अनुपात भी है, संतुलन भी है, ठीक है, और क्या है? प्रभाव भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कालीन की सफाई करनी चाहिए। जो हम अपने घरों में सजावट दिखाने के लिए या सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, या किसी भी कमी को छुपाने के लिए हम वहां पर कालीन लगा देते हैं। अब उसकी सफाई कैसे की जानी चाहिए? कड़े ब्रश से करनी चाहिए, मोटे से करनी चाहिए, नम्र ब्रश से करनी चाहिए, फूल झाड़ू से करनी चाहिए। तो कालीन की सफाई जो की जाती है वो नम्र ब्रश से करनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 दर्जन केलों का मूल्य 10.8 पैसे है, तो एक केले की कीमत कितनी होगी? ठीक है, ये पूछा है हमसे। अभी तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पहले आते थे, इसलिए हमने ले लिया अपनी सीरीज में। तो क्या होगा? इसमें पूछा है 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 10.8 पैसे है। ठीक है, तो एक केले की कीमत कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 1 दर्जन में कितने केले हो गए? 12। अब इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.9। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.9। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो हमारे 1000 मीटर होते हैं। राइट आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिया अपने बच्चों को मेला दिखाने ले गई। ठीक है, कोई लेडी है वो अपने बच्चों को मेला दिखाने ले गई, जिसमें एक की टिकट का मूल्य था 1.8 रुपए। तो 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा? ठीक है, उसने बताया कि जो उसका एक टिकट था वो कितना था? 1.8। ठीक है, अब वो 3 बच्चों को लेके गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा हमारा?
5.4। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5.4। अगला क्वेश्चन है, एक कार पहले घंटे में कितनी चली? 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 और तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की? अब हमें ये तीनों दूरी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 137.23 किलोमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 137.23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का दाम कितना है? 15 पैसे है। ठीक है, तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा? अगर 15 किलो चीनी है, ठीक है, 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया? 15 हो गया 1 kg का। तो 3 kg का कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया? 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको पता है कि जल एक यौगिक होता है, और ये किन तत्वों से मिलकर बना होता है? ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनता है? हमारा जल। अगला क्वेश्चन है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, कुएं का जो पानी होता है, जब हम इसे शुद्ध करेंगे तो उसमें हम कौन सा केमिकल डालेंगे? फर्स्ट दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कुएं के जल की बात करें तो इसमें हम कौन सा केमिकल मिलाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, ठीक है, शुद्ध जल कैसा होता है? ऑप्शन दिया है, मीठा, गंधहीन, रंगहीन, ठीक है, खारा या गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, या फिर मीठा, गंधहीन, या पारदर्शी। ठीक है, तो जो हमारा शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होती और रंग नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता का कारण है। ठीक है, जो जल की कठोरता है उसके क्या कारण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, ठीक है, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, या फिर जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, या जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो जब हम जल की कठोरता की बात करें तो वो किन कारणों से होती है? जब जल में क्या होता है, हमारा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के तत्व मिले रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो जल कठोर हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? हम अगर घरेलू स्तर पर अपने जल को शुद्ध करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है उबालना, आश्वासन, अवक्षेपण, या फिर क्लोरीनीकरण। तो क्या होता है, जब हम घर पे शुद्ध करते हैं तो हम जल को क्या करते हैं? उबाल कर करते हैं, उसे फिर हम क्या करते हैं? छान लेते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा जल शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। ठीक है, जल की जो स्थायी कठोरता होती है हम कैसे दूर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सोडा, नमक, चूना, या सभी। ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चूना। और पर हम स्थायी कठोरता की बात करें तो वो परम्यूटेड विधि द्वारा क्या किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। यहाँ जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा चूना। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, कैसे दूर करते हैं? ठीक है, खाने का सोडा मिलाकर, या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। तो जल की हमें अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो हम कैसे करेंगे? चूने का पानी मिलाकर करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है? ठीक है, तो ये टाइफाइड जो होता है ये किससे फैलता है? अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड का अन्य नाम क्या होता है? मोती झरा,
या फिर मियादी बुखार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका सीधा प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है, हमारी आंतों पर पड़ता है। सबसे ज्यादा जो ये प्रभाव करता है हमारी आंतों को। इससे क्या होता है, आंतों में सूजन हो जाती है, घाव हो जाते हैं। इसलिए पूछा है कि आहार कैसा देना चाहिए, तो जो टाइफाइड का मरीज है उसको जो हम आहार देंगे वो हल्का और सुपाच्य देंगे, क्योंकि इस टाइम उसकी जो आंतें होती हैं वो कमजोर होती हैं, उनपे जख्म होते हैं, सूजन होती है। ठीक है, अब ये जो टाइफाइड है ये किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जो इसका संक्रमण है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ये क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं कि टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मोतीझरा, म्यादी बुखार के नाम से भी हम टाइफाइड को जानते हैं। ठीक है, ये किससे फैलता है, अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है। प्रभाव कहाँ पड़ता है, आंतों पर पड़ता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसके कारण ये संक्रमण फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग किस कारण से फैलता है, तो आप सभी को पता है हैजा रोग एक तो अशुद्ध जल और भोजन के सेवन से फैलता है। और यहाँ ऑप्शन में दिया है, क्या ये गर्मियों में फैलता है, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों, मेले में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हैजा है वो तीर्थ स्थानों, मेले में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, धूल मिट्टी होती है। ठीक है, लोगों के हाथ और एक दूसरे से वो क्या होता है, संक्रमण एक दूसरे से एक दूसरे को चला जाता है। इसका जो जीवाणु का नाम होता है वो होता है, जिसके कारण ये संक्रमण फैलता है, विब्रियो कॉलेरा। इसके जो जीवाणु है जिसके कारण इसका संक्रमण होता है हैजा, वो क्या होता है, विब्रियो कॉलेरा होता है। ये किस कार कब फैलता है, तीर्थ स्थानों और मेले में, क्योंकि वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन दिया है DDT, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम मक्खियों को नष्ट करने की बात करें तो किसका छिड़काव किया जाता है, DDT का किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि मक्खियों को नष्ट करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, DDT का किया जाता है। और आपसे अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे डाई क्लोरो डाइफिनाइल और ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। तो जो अतिसार होता है क्या वो वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है, शीत में, गर्मी में, या तीनों में। तो जो हमारा ये अतिसार होता है ये वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा फैलता है, और इसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल कितना है। ठीक है, मोतीझरा वो मियादी बुखारी है, ठीक है, जो किसके कारण होता है, हमारा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका संक्रमण काल कितना होता है, ये होता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, 7 से 21 दिन होता है वैसे तो माने, पर हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे तो 6 से 21 दिन कितना होता है इसका संक्रमण काल होता है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, गैसीय निसंक्रामक है। ठीक है, गैसीय निसंक्रामक है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, फिनाइल है, या पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो हम जब गैसीय निसंक्रामक की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा क्लोरीन होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, किसको करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, या उपयुक्त सभी को। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो सीधा मतलब डायरेक्ट रूप से किसको प्रभावित करेगा, वो हमारे जनसंख्या के घनत्व को भी करता है, हमारे खान पान को भी करता है, यातायात के साधनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव मतलब इनडायरेक्ट तरीके से कैसे पड़ता है। ठीक, किस पर पड़ता है, जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर,
सेकंड दिया है जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, या उपयुक्त सभी पर। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें, जो इनडायरेक्ट रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण का, वो भी हमारा किस पर पड़ता है, तीनों पर पड़ता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण, ये प्रदूषित हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या जनसंख्या है, आधुनिकीकरण है, सामाजिक रीति रिवाज है, या तीनों है? तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले में क्या होता है, इन तीनों का मुख्य भूमिका होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या शोर की इकाई कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि ध्वनि व शोर की इकाई कितनी होती है, किसमें से मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। सही आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर, ठीक है, हो जाती है, तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? ऑप्शन दिया है, अपघटक है, ठीक है, उत्पाद है, या फिर उपभोक्ता है, या उपयुक्त सभी हैं। तो जीवों के स्थिर होने की जो संख्या है वो निर्भर करती है हमारी इन तीनों पर, अपघटक पर, उत्पाद पर और उपभोक्ता पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के जीवाणु का क्या नाम है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरियोला वायरस, विब्रियो कॉलरी, ये हैजा के जीवाणु का नाम है, ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, या बेसिलस टाइफोसिस। तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या होता है, वेरियोला वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारण हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं, उसका आंतरिक कारण क्या है? परिजीवी हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ हैं, जहरीले पेड़ पौधे हैं, या उपयुक्त सभी हैं। तो सभी की इनकी भूमिका होती है, परिजीवी की भी होती है, रासायनिक पदार्थ हम क्या करते हैं, आजकल बहुत केमिकल यूज करते हैं उनका टेस्ट को बढ़ाने के लिए या फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, भोजन को विषाक्त ही बनाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, ठीक है, तपेदिक है, हैजा है, मोती झरा है, खाली खांसी है। तो दूषित भोजन से जो फैलता है वो क्या फैलता है, हमारा हैजा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? क्या काली खांसी है, पेचिस है, खसरा है, खूनी पेचिस है? तो वायु द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है, खसरा है। ठीक है, और ये किसके कारण फैलता है, मार्बीली वायरस, इसका जो संक्रमण है वो किससे होता है, मार्बीली वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक का मतलब होता है जब हमें कोई बुखार हो जाए या हम किसी रोग से पीड़ित हो जाए तो हमें अपनी मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक दी जाती है, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो प्रतिजैविक वही है कि जो हमारी एंटीबायोटिक औषधि है वो कौन सी है, एस्पिरिन है, एनल्जीन है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या थायरोक्सिन है? तो एंटीबायोटिक कौन सी है हमारी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है, कितना हो जाता है? जब मलेरिया से हम पीड़ित होते हैं तो कहाँ तक चला जाता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है फीवर। अगला क्वेश्चन है, स्लाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं होती, ठीक है, अब कौन सी नहीं होती? फीता, फीता तो होता है, कैंची, कैंची भी रखी जाती है, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के अंदर ये सारा सामान रखा जाता है, मिल्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, सिलाई मशीन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव था कि क्या नहीं रखा जाता, तो सिलाई मशीन नहीं रखी जाती, सिलाई मशीन की किट में ये सारा सामान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.25 मीटर, या फिर 3 मीटर। 5 वर्ष की बच्ची की बात करें तो कितना लगता है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर कपड़े का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो हम कपड़े सिलते हैं उससे पहले कटिंग करते हैं तो हम किससे उस पर मार्किंग करते हैं, पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चौक, या कुछ भी नहीं? तो हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्टन चौक का करते हैं। आंसर क्या हो गया, थर्ड सही। अगला है, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? ठीक है, कौन सा उचित स्थान होता है? हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर,
गोद में रखकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, मेज या पटरे पर फैलाकर करेंगे, जिससे कटिंग में कोई गड़बड़ ना हो, वो आड़ी तिरछी ना कटे। अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, हम किस मेजरमेंट से अपने कपड़े खरीदते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चेस्ट सिस्टम होता है, डायरेक्ट सिस्टम होता है, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसे खरीदते हैं अपने रेडीमेड कपड़े, चेस्ट सिस्टम से खरीदते हैं। ठीक है, हम अपनी चेस्ट पे लगाते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, कौन सी सिलाई का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कच्चा टांका, तिरछी कच्ची सिलाई टांका, हेमिंग टांका, या फिर सम कच्चा टांका। तो सिलाई करते समय हमें अस्तर जोड़ना है, तो कौन सा टांके का प्रयोग करेंगे, तिरछी कच्ची सिलाई का टांका। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। हेमिंग जो होता है, ये होती है हमारी तुरपाई जो हम करते हैं अपने कपड़ों में, उसको क्या कहते हैं, हेमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होती है, कितनी होती है। ऑप्शन दिया है 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20, 25 से 30 सेंटीमीटर, या फिर 10 से 5 सेंटीमीटर। तो कैंची की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं। ऑप्शन दिया है गंदगी, मिट्टी, मैल, या अनावश्यक पदार्थ। तो धूल और जब चिकनाई आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बन जाता है, मैल बन जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा। अगला है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साबुन, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तारपीन या मिट्टी का तेल, या ब्लीचिंग पाउडर। तो हम पेंट की बात करें तो किसका उपयोग करते हैं, हम तारपीन या मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का ये क्वेश्चन है कि कोई पद्धति है, उसमें संचार कार्य करता है, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे की बातों को, किसी वस्तु के व्यवहार का वो कौन सा तरीका बताएगी। फर्स्ट ऑप्शन पद्धति प्रतिपादन बताएगा, परिणाम प्रतिपादन बताएगा, या फिर दोनों बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा कि पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन हम दोनों का यूज करेंगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल मिलते हैं आपके साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।